हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। तो 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और मेंडल को आनुवांशिकी के पिता भी कहा जाता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि जिन शब्द का प्रस्तावना किसने दिया था। ए ऑप्शन है वाटसन ने, बी ऑप्शन है मेंडल ने, सी ऑप्शन है न्यूटन ने, डी ऑप्शन है जोहानसन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिन शब्द का प्रस्तावना किसने दिया था तो जोहानसन ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जीन होता है ये माता पिता के गुण उनके बच्चों में पहुंचाता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। ए ऑप्शन है लौह ऑक्साइड, बी ऑप्शन है लौह कार्बोनेट, सी ऑप्शन है लौह सल्फेट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है तो लौह ऑक्साइड बनाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है चालक पदार्थ, बी ऑप्शन है विद्युत रोधी पदार्थ, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे चालक पदार्थ कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों के 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है ऑटोसोम, बी ऑप्शन है लिंक क्रोमोसोम, सी ऑप्शन है एक्स क्रोमोसोम, डी ऑप्शन है वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों के 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं तो ऑटोसोम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं तो लिंक क्रोमोसोम कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि संक्षारण का उदाहरण है। ए ऑप्शन है लोहे में जंग लगना, बी ऑप्शन है चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत का चढ़ना, सी ऑप्शन है तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत का बनना, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संक्षारण का उदाहरण है तो लोहे में जंग लगना ये संक्षारण का उदाहरण है। चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत का चढ़ना ये भी संक्षारण का उदाहरण है। तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत का बनना ये भी संक्षारण का उदाहरण है, यानी इनमें से सभी संक्षारण का उदाहरण है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। ए ऑप्शन है धन आवेश,
बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रोटॉन होता है इस पे धन आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो न्यूट्रॉन होता है इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पुरुषों का लिंग गुण सूत्र होता है। ए ऑप्शन है XX, बी ऑप्शन है XY, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुषों का लिंग गुण सूत्र होता है, तो पुरुषों का लिंग गुण सूत्र XY होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्रियों का लिंग गुण सूत्र XX होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि CNG का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि CNG का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है, तो मीथेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और CNG का पूरा नाम क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, बी ऑप्शन है समानांतर क्रम में, सी ऑप्शन है दोनों क्रम में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो वोल्ट मीटर होता है इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। ए ऑप्शन है डार्विन ने, बी ऑप्शन है ओपेरिन ने, सी ऑप्शन है लैमार्क ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है। ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है ओ, डी ऑप्शन है ए बी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है, तो जो ओ रक्त समूह वाला होता है ये सबको रक्त दे सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि pH स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। ए ऑप्शन है 0 से 14, बी ऑप्शन है 1 से 14, सी ऑप्शन है 14 से 0, डी ऑप्शन है 1 से 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि pH स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है, तो 0 से लेके 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बीच में होता है 7, और जो ये 7 होता है ये उदासीन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद
याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस में धन या ऋण आवेश नहीं होता है। ए ऑप्शन है बैटरी में, बी ऑप्शन है एमीटर में, सी ऑप्शन है कुंडली में, डी ऑप्शन है वोल्ट मीटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस में धन या ऋण आवेश नहीं होता है। तो कुंडली में नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। ए ऑप्शन है फेनोटाइप, बी ऑप्शन है जीनोटाइप, सी ऑप्शन है जेनेटिक्स, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है तो जीनोटाइप कहलाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6.5, डी ऑप्शन है 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। तो 6.5 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो चांदी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जनन, बी ऑप्शन है लैंगिक जनन, सी ऑप्शन है अलैंगिक जनन, डी ऑप्शन है वृद्धि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे जनन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का मान बदलते रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दिष्ट धारा का मान नहीं बदलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है। ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है मैलिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है। तो सेब में मैलिक अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि हार्मोन स्रावित होता है। ए ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी ऑप्शन है नलिका से, सी ऑप्शन है मुंह से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C12H22O11 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C6H12O6 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26
26 नंबर प्रश्न है कि पादप हार्मोन कितने होते हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पादप हार्मोन कितने होते हैं। तो पादप हार्मोन 5 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है? ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। तो जो हीलियम होता है ये एक अक्रिय तत्व होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितना होता है? ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितना होता है। तो स्पष्ट देखने की दूर बिंदु अनंत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ए ऑप्शन है मेरुरज्जु में, बी ऑप्शन है मस्तिष्क में, सी ऑप्शन है पेशी ऊतक में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो मेरुरज्जु में बनते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ए ऑप्शन है आइसोप्रीन का, बी ऑप्शन है एसिटिलीन का, सी ऑप्शन है कार्बन का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है एंजाइम, सी ऑप्शन है एथिलीन, डी ऑप्शन है एब्सिसिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो इंसुलिन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि मेथेन एक उत्तम ए ऑप्शन है ईंधन है, बी ऑप्शन है घोलक है, सी ऑप्शन है कीटनाशक है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेथेन एक उत्तम क्या है। तो ईंधन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है सिनेप्स, बी ऑप्शन है केनोड, सी ऑप्शन है एक्सॉन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो सिनेप्स कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति ए ऑप्शन है घटता है, बी ऑप्शन है बढ़ता है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति, तो धात्विक प्रवृत्ति बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर।
37 नंबर प्रश्न है कि अति भारण के समय परिपथ में धारा का मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है पहले जैसा समान, सी ऑप्शन है अत्यधिक बढ़ जाता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अति भारण के समय परिपथ में धारा का मान कितना होता है, तो अत्यधिक बढ़ जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि थायरोक्सिन का स्रावण कहां से होता है। ए ऑप्शन है थायराइड से, बी ऑप्शन है यकृत से, सी ऑप्शन है वृक्क से, डी ऑप्शन है वृषण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि थायरोक्सिन का स्रावण कहां से होता है, तो थायराइड से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था। ए ऑप्शन है मेंडलीफ ने, बी ऑप्शन है मोसले ने, सी ऑप्शन है डोबराइनर ने, डी ऑप्शन है न्यूलैंड्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो मेंडलीफ ने बनाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि फ्यूज विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, बी ऑप्शन है समानांतर क्रम में, सी ऑप्शन है किसी भी क्रम में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्यूज विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। ए ऑप्शन है मोलस्क का, बी ऑप्शन है कीट, सी ऑप्शन है उभयलिंगी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है, तो मोलस्क का प्राणी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सामान्य तत्व, बी ऑप्शन है संक्रमण तत्व, सी ऑप्शन है क्षार धातु, डी ऑप्शन है क्षारीय मृदा धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, बी ऑप्शन है दिष्ट धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होता है, तो डायनेमो से प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों प्राप्त होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। ए ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है पर्णहरित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, तो जल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सक्रिय तत्व, बी ऑप्शन है निष्क्रिय तत्व, सी ऑप्शन है अभिक्रियाशील, डी ऑप्शन है उपधातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो निष्क्रिय तत्व कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो काला होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से मादा युग्मक क्या है। ए ऑप्शन है अंडाणु, बी ऑप्शन है वृषण, सी ऑप्शन है शुक्राणु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से मादा युग्मक क्या है, तो मादा युग्मक अंडाणु होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं। ए ऑप्शन है 118, बी ऑप्शन है 110, सी ऑप्शन है 109, डी ऑप्शन है 90। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं, तो अभी तक 118 तत्व ज्ञात है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वेबर, बी ऑप्शन है टेस्ला, सी ऑप्शन है फैराडे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि द्विलिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है। ए ऑप्शन है पपीता, बी ऑप्शन है गुलाब, सी ऑप्शन है उड़द, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विलिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है तो गुलाब है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लोहे की परमाणु संख्या है। ए ऑप्शन है 23, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 25, डी ऑप्शन है 24। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।